अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बड़ी खबरें देंगे, एक तो क्या नून लीग के अगले वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ होंगे। इस पर हम आपको कुछ खबरें देंगे कि क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो वाज़ेह इशारा दे रही हैं कि मियां नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। कब आ रहे हैं हम आपको ये भी बताएंगे। जबकि इसके अलावा जो आपको दूसरी खबर देंगे बड़ी, वो होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ अब जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस क्या है और इसमें क्या इशारे हैं, ज़रा ये बड़ा दिलचस्प है। ये रेफरेंस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ एक लॉयर हैं, मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ, मुर्तज़ा कुरैशी साहब। उन्होंने बज़ाहिर दायर किया है, क्योंकि दायर तो उन्हीं के नाम से हुआ है। तो उसमें उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं जो उनके माली मामलात से मुतल्लिक़ हैं, जबकि उनकी कुछ जुडिशल बायस के भी कुछ इंतज़ामी मामलात पर इल्ज़ामात हैं, उन पर संगीन उन्होंने आयद किए। एक तो ये है कि ये उन्होंने कहा है कि जी ये एक लेक व्यू लेन हाउसिंग सोसाइटी है बनी गाला में, उसके वो इनकी फैमिली की है, उसके ये 18% के शेयर होल्डर हैं और उस सोसाइटी ने अब तक 50 करोड़ रुपए मालियत की तकरीबन 85 केनाल 8 मरले ज़मीन बेच भी दी हुई है। और इस सोसाइटी के पास NOC नहीं है और CDA का भी इन्होंने तकरीबन 10 से 15 केनाल ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। लेकिन CDA जबकि जज बने हैं वो ना कब्ज़ा छुड़वा पा रहा है और ना ही कोई कार्रवाई कर पा रहा है। और जब इलीगली एक सोसाइटी बनी हुई है, वो सेल भी की जा रही है, 50 करोड़ रुपए की ज़मीन बिक चुकी है, तो CDA उसको भी नहीं रोक पा रहा। तो एक तो उनका ये इल्ज़ाम है, वो कहते हैं कि ये 50 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स में इक्वली डिवाइड हुए होंगे। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो 18% इसमें अलज किया गया शेयर होल्डर हैं इस सोसाइटी के, तो उनको भी शेयर मिला होगा इस 50 करोड़ में से, जो कि गैर कानूनी है, जिसके पास NOC नहीं है। फिर वो उन्होंने एक ये बहुत वेग सा इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा कि जी ये ताजी खोखर के जो कि लैंड ग्रैबर हैं, उनके डेथ हो चुकी है, ये उनके लॉयर थे और इन्होंने उनको मदद की थी गोरी टाउन बनाने में, जो कि इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी है इधर ही करीबी हाईवे के, उसके पास भी NOC नहीं है और वहाँ पर भी वापडा और दीगर इदारे बिजली और दीगर सहूलियात नहीं देते, मीटर नहीं देते। तो ये कहते हैं कि उसमें भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का किरदार है। फिर वो ये कहते हैं कि ये बड़े बायस्ड किस्म के जज हैं लसानी बुनियादों पर। तो ये जब इस्लामाबाद बार के एक दौर में सदर रहे हैं, क्योंकि ये रावलपिंडी के लोकल हैं इस खित्ता पोठार के, तो इन्होंने बड़ी मुखालफत की थी जो जजेस दीगर सूबों में से थे, KP पंजाब और KP बलूचिस्तान और सिंध, और वाहिद जिस सूबे की जजों की इन्होंने मुखालफत नहीं की थी जुडिशल अफसरान की, वो पंजाब के थे, क्योंकि ये खुद भी पंजाब से हैं, तो इनके अंदर एक पंजाबी बायस मुबैना तौर पर पाई जाती है। और उसमें ये कहते हैं कि इन्होंने उन जजेस के ख़िलाफ़ इवन के कोर्ट में केस भी मूव किया, लेकिन हुआ ये कि बाद में जज बन गए और इन्होंने जज बन के उन्हीं जजेस को नोटिस भेजने शुरू कर दिए उनकी परफॉर्मेंस की एवेल्यूशन के नाम पर, उनके कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर, जिस पर वो जजेस इतने हरास हुए। 18 जजेस थे जिन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि हमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मुबैना तौर पर हरास कर रहे हैं और उसका नोटिस लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो रिपोर्ट मांगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो रिपोर्ट थी हॉरिफाइंग कंडक्ट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट टुवर्ड्स द जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। फिर वो ये कहते हैं कि इसके बावजूद, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यकीन दहानी करवा दी, इसके बावजूद वो बाद में इन जजेस को हरास करते रहे और तकरीबन 28 जो इस में इल्ज़ाम लगाया गया, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस का कैरियर तबाह किया। और वो उसके पीछे इनकी ये भी वो कहते हैं कि वजह थी कि ये अपने चैम्बर के जो जजेस थे, जो इनकी चैम्बर के वकला थे, ये उनको जज भर्ती करवाना चाहते थे, क्योंकि इनकी एक लॉ फर्म, वो बता रहे हैं कि AQ लॉ फर्म इनकी है जो अभी भी ऑपरेशनल है, और जिसमें वो कह रहे हैं कि अब जो उस लॉ फर्म के इसमें इल्ज़ाम लगाया गया वकला हैं, वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के, जज साहब के
फ्रंट मैन हैं, यानी कि उसने यूज़ किया पेट लायर्स हैं, जो कि केस लेते हुए आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि हम आपको अदालत से रिलीफ ले देंगे, क्योंकि वहाँ पर मुबैना तौर पर जैसे मोहसिन अख्तर क्या नहीं बैठे हुए हैं। और उसमें वो कहते हैं कि जो उन्होंने इन नाम भी कुछ दिए हैं उन वकला के, ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया जी कैसर इमाम साहब पर, जो इस वक्त भी प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, सरदार शब्बीर साहब पर, साकिब भट्टी साहब पर, जान मोहम्मद साहब पर, राजा आफ्ताब साहब पर, अमानुल्लाह कैनी साहब पर भी, जो कि इनके रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं मौजूद जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के, इफ़रा कैनी साहिबा पर जो कि इनकी बेटी हैं मौजूद जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब की, आदिल अजीज़ काजी साहब पर और ज़फ़र खोखर साहब पर। उन्होंने कहा कि ये हाई प्रोफाइल केसेस लेते हैं, उनको क्लाइंट्स को बताते हैं कि हम आपको आपकी मर्ज़ी की जजमेंट ले देंगे, और वो इसी बेस पर मुबैना तौर पर ये यकीन दहानी करवा पाते हैं, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी जज हैं और वो इन्हीं के सामने केसेस भी मुंह लगवा लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने अपने जो एसेट्स हैं जो ज़ाहिर किए हैं वो 5 करोड़ 60 लाख के हैं, जबकि असल में इनके जो एसेट्स हैं वो 1 अरब 87 करोड़ रुपए के हैं, यानी कि उन्होंने तकरीबन 1 अरब 83 करोड़ रुपए के एसेट्स छुपाए हैं, और ये उन्होंने टैक्सेस बचाने के लिए किया है, जबकि उनके पास ये ज़रा जो उनके असासे हैं उसके ख़रीदने के माली ज़राए भी नहीं मालूम, जो वो नहीं बता सकते। फिर वो कहते हैं कि जैसे मोहसिन अख्तर कैनी, उनकी अहलिया और बच्चे रेगुलर बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, दुबई, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड है, और इसको ये फैमिली रिफ़्रेशिंग के नाम पर ये ट्रिप्स करते हैं, जबकि इन ट्रिप्स पर जो अखराजात हैं वो तकरीबन 64 करोड़ 21 लाख 6 करोड़ 42 लाख 14,400 रुपये आए हुए हैं, यानी कि 6.5 करोड़ रुपए के ये इन बैरूनी दौरों पर इन्होंने अखराजात किए हैं। और वो कहते हैं कि इसके भी इनके पास ज़राए नहीं है कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि इन्होंने 6.5 करोड़ रुपए के बैरूनी दुनिया में यानी कि बरतानिया, अमेरिका, दुबई, सऊदी अरेबिया और थाईलैंड ये घुमाए अपनी फैमिली के साथ। और इस पर उन्होंने कहा है कि ये मिसकंडक्ट के मुर्तकब हैं, तो इनको आप इनके इन तमाम माली मामलात की तहकीकात करके इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटा दिया जाए। अब इसमें एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है, ये जो रेफरेंस में इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये इल्ज़ामात ऑर्डनरी इल्ज़ामात नहीं हैं। यकीनन इन शख्सियत ने, ये जो मुर्तज़ा एडवोकेट साहब हैं, इनको कैसे मौजूद जज साहब के मोहसिन अख्तर कैनी के बैरूनी मुल्क और इनके फैमिली के बैरूनी मुल्क दौरों के रिकॉर्ड मिले कि ये अमेरिका जा रहे हैं, बरतानिया जा रहे हैं, लाइक कैसे इनको मिले। फिर इनके टैक्स अमूर के भी मामला, तो ये फिर अब नज़र आ रहा है कि जो अदलिया है, जो लोग अब फिर रडार पर हैं, फिर उनको फिर पैगाम दिया जा रहा है, और फिर जो रडार पर मौजूद है लेकिन अभी उनको उनके असासे सामने नहीं लाए गए, तो उनको पैगाम दिया जा रहा है कि आप लोगों के लिए भी फाइलें तैयार हो रही हैं। ये पैगाम है, और ये बड़ा ही इस वक्त एक माहौल ऐसा है। अब देखते हैं कि इस रेफरेंस पर भी क्या होता है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ तो जो रेफरेंस है उसके ऊपर तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, उस शिकायत पर तो अब ये भी शिकायत गई है, देखें इस पर भी रेफरेंस में कन्वर्ट होकर कार्रवाई शुरू होती है कि नहीं। दूसरी तरफ अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि साबिक़ वज़ीर मियां नवाज शरीफ, आपको पता है, बरतानिया में मुकीम है। हम आज आपको उनके वापसी का भी प्लान बताएंगे, वो कब आ रहे हैं। तो अब उनके, आपको मालूम है, वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किए हुए सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ तक कि उन्होंने उनको उनकी पार्टी की सदारत से भी हटा दिया था, इसलिए पार्टी के वो सुप्रीमो कहलाते हैं, ताहयात कायद। जबकि सदर आज भी इंतखाबात में शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हुए हैं, मरीम नवाज साहिबा सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मुंतखब हुई हैं, एहसन इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, इसाक डार साहब फाइनेंस सेक्रेटरी और सदर बैनुल अक़वामी अमूर के मुंतखब हुए हैं, जबकि जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। अब चीज़ ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बाय द वे कोई ओहदा नहीं मिला, तो लगता है वो पार्टी ने उनको बता दिया है कि वह री इमेजिनिंग पाकिस्तान को ही इंजॉय करें, पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ रहेगा, लेकिन अब एक शायद ऑफिस बैरियर कारकुन का रहेगा, लेकिन वो ऑफिस बैरियर नहीं जिसके पास कोई पार्टी का ओहदा होगा। तो अब देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब
तो फ़िलहाल तो कहीं भी इंतखाबी सियासत में मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि उनकी जमात इंतखाबी सियासत में मौजूद है। लेकिन अब वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो अगला इंतखाब लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक चीज़, अभी गुज़िश्ता रोज़ जो खबर आई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी लॉ की डिग्री की कॉपी निकलवाई है पंजाब यूनिवर्सिटी से, जो उनको दोबारा फौरी जारी कर दी गई। अब मियां नवाज शरीफ साहब की उम्र मेरे ख्याल में कोई 70+ हैं वो भी। उन्होंने ज़िंदगी में कभी लॉ की प्रैक्टिस तो नहीं की, तो उन्होंने आके कोई वकील तो नहीं भर्ती होना कि उन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट बार में वकालत शुरू करनी हो। ठीक है, तो उनको क्यों अब अपनी डिग्रियों की दोबारा ज़रूरत पड़ रही है? तो यकीनन वो अपने इंतखाबी जब अपने नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करने होते हैं तो उसके साथ ही अपनी डिग्रियां भी लगानी होती हैं, तो वहीं पर ज़रूरत पड़ रही होगी। ठीक है, अब आप कहेंगे वो तो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हैं, वो कैसे कर सकते हैं? अब आज सेनेट में एक अमेंडमेंट मंजूर हो गई है आर्टिकल 62-63 के लिए, और स्पेसिफिकली आर्टिकल 62 के लिए। वो ये कहती है कि अगर आइन में कहीं पर यह दर्ज नहीं कि डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत क्या है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत 5 साल होगी। और किसी भी अदालत से, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जो डिस्क्वालिफिकेशन की जाएगी आर्टिकल 62 के तहत भी, वो 5 साल से ज़्यादा की नहीं की जा सकती। अब मैक्सिमम किसी भी रुकने असम्बली की या किसी भी पाकिस्तानी शहरी की इलेक्शन लड़ने पर जो पाबंदी है वो 5 साल की अदालत लगा सकती है, उसको 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई कर सकती है। ठीक, मियां नवाज शरीफ साहब को 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया था। 62(1)(f) डिस्क्वालिफिकेशन कहता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कितने अरसे की डिस्क्वालिफिकेशन। तो यही बात जब अदालत में गई और वो जस्टिस साकिब निसार और चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब और इन लोगों का जो बेंच बना, उन्होंने उस वक्त तय कर दिया कि अगर ये नहीं लिखा हुआ कि कितनी मुद्दत की डिस्क्वालिफिकेशन है, 5 साल नहीं लिखे हुए या 10 साल नहीं लिखे हुए, तो इसका मतलब है वो लाइफ टाइम है। पार्लिमान हाँ तय कर दे अमेंडमेंट करके कि ये कितने अरसे की है। तो अब सेनेट ने तो तय कर दिया है कि वो 5 साल की है, तो अब फिर लोअर हाउस से भी इसको अप्रूव करवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसमें अब देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, तो अब वो कैसे ये पूरी करते हैं, वो क्या होगा। लेकिन एक चीज़ नज़र आ गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो ना सिर्फ आइनी तौर पर ख़त्म करने के लिए उस पर काम शुरू हो चुका है, बल्कि उनको सुप्रीम कोर्ट में भी एक अपील का हक दिलवाने के लिए उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ अब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी आ चुका है, ऑर्डर एंड जजमेंट रिव्यू एक्ट भी आ चुका है। तो ये दोनों कवानीन भी कहीं ना कहीं मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता खोलते हैं अगर अदालत उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म कर दे इन कवानीन पर हासिल करदा अपील के तहत। तो ये अब चीज़ें वाज़ेह तौर पर बता रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अगले इलेक्शन में ना सिर्फ कि नून लीग की कैंपेन चला रहे होंगे, बल्कि नून लीग के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी होंगे। और इसके लिए अब ये ज़राए बता रहे हैं कि ये बताया जा रहा है हमें, खुसूसी ज़राए ने जो कि शरीफ फैमिली के ज़राए हैं, उन्होंने बताया है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस साल मौसम सरमा के आगाज़ में पाकिस्तान आ जाएंगे। तो मौसम सरमा तो पाकिस्तान में तकरीबन मिड नवंबर से शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि कहीं नवंबर के दौरान मियां साहब की आमद मुतवक्के है। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब नवंबर में आते हैं तो इसका मतलब उन्होंने कैंपेन भी चलानी है, इलेक्शन भी लड़ना है, तो फिर इससे हम ये भी नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि शायद फिर मियां नवाज शरीफ साहब के आने के बाद अगर इलेक्शन कैंपेन चलनी है तो इसका मतलब फिर शायद नवंबर में इंतखाबात भी नहीं है। हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।